गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय सॉलिड एंगल मेथड। अब अपन ने फ्लक्स इसके पहले भी निकाला है, लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा यूनिक है, अलग है, जनरली बुक्स में नहीं भी दिया हुआ है। बाकी इस वाली मेथड से यदि सीखेंगे तो एक अलग ही कंसेप्ट क्लियर होगा और शायद कुछ क्वेश्चन में ये आसानी से लग जाता। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो मेथड्स पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के वो तीन थे। पहला था बाय डेफिनेशन, दूसरे नंबर पे गॉस थ्योरम, और तीसरे नंबर वाला जो है वो अब आया है वो है सॉलिड एंगल मेथड। ठीक है, तो ये जो तीन मेथड्स हैं इनमें से दो सीख चुके हैं, आज तीसरा सीखना है। थोड़ा कठिन है, सॉलिड एंगल को समझाना भी कठिन है और उससे निकालना भी शुरुआत में कंसेप्ट थोड़ा सा टफ लगेगा, बाकी बाद में वो आसान लगने लग जाता है एक बार जब समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जो तीन मेथड्स हैं उसके अंदर डेफिनेशन का मेथड क्या है, तो डेफिनेशन ये बोलती है कि फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, या फिर फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा। अब इसमें डी एस क्या है, तो डी एस एक छोटा एरिया है। ठीक है, डी एस इज ए स्मॉल एरिया। और ई क्या है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में जो एंगल होगा, ये डी एस से मान लो, तो इनके बीच में जो एंगल होगा उसको हमको यहाँ पे लेना है थीटा के रूप में। दूसरे नंबर पे था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये बोलता है कि फ्लक्स निकालना हो तो चार्ज एनक्लोज निकाल लो, और हम इसको अगर डिवाइड कर दें किससे, इप्सिलॉन नॉट से, तो फ्लक्स आ जाता। ये सेकंड नंबर का मेथड था। फिर हमने क्या किया कि ये वाला जो मेथड है इसको और फर्स्ट वाले मेथड को बराबर कर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए बहुत सारी चीज़ों के, लाइन के, शीट के, स्फीयर्स के, और फिर उन इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर में रख के हमने उनका पोटेंशियल निकाल लिया इंटीग्रेट करके। ठीक, अब उसके बाद इसी फ्लक्स को निकालने का जो नेक्स्ट तरीका है वो है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को ऐसे ओम से लिखते हैं, ये इसका सिंबल है, इट इज द सिंबल ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, अब तुमको याद हो तो 11th क्लास में डेफिनेशंस थी, तो उसके अंदर जो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर था उसके अंदर 7 बेसिक एसआई यूनिट्स थी। ठीक है, तो वो जो 7 बेसिक एसआई यूनिट्स थी उसके अंदर था मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर जिसको मोल्स में नापा जाता, उसके बाद टेम्परेचर जिसको हम केल्विन में नापते। ये 7 थी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 की फंडामेंटल। फिर उसके बाद तुमको याद हो तो 2 और जोड़ी गई जिनको सप्लीमेंट्री बोला गया। ये जो सप्लीमेंट्री थी उसमें एक था एंगल और दूसरे नंबर पे था सॉलिड एंगल। ये एसआई वालों ने बाद में जोड़ी, और एंगल को नापने के लिए रेडियन इस्तेमाल किया गया जिसको अपन π/3 c ऐसा लिखते हैं, ऊपर c लगा देते हैं। और सॉलिड एंगल को नापने के लिए स्टे रेडियन इस्तेमाल किया गया जिसका सिंबल ओम्स है। ठीक है, तो ये एक है सॉलिड एंगल और दूसरा जो है वो क्या है, एंगल। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो एंगल जो रहता है वो 2 डायमेंशनल है। जैसे ये इसको बोलेंगे तो ये एक एंगल है एंड इट इज ऑन ए फ्लैट सरफेस, तो इसको हम बोलते हैं क्या है, ये एंगल है। एंगल इज 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन में है, यानी क्या कि एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे या एक्स वाई प्लेन पे है, ये फ्लैट सरफेस पे, बाहर नहीं निकल के आया कंप्यूटर में से। ठीक है, तो एंगल जो है वो कितना है, 2 डायमेंशनल है, और इसको नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेडियन या फिर डिग्रीज, और रेडियन को हम लिखते हैं सी से। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल है ऐसा कैसी एंगल, लेकिन इट इज 3 डायमेंशनल।
अब ये कैसा होता है, तो ये इस तरीके का होने के बाद ये यहां से ऐसा हो जाता। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से बनाता हूं। ये ऐसा लेंगे, उसके बाद ये एक लाइन और यहां से ही दूसरी लाइन। अब जो ये एंगल बन रहा है, अब तुम बोलोगे इसमें एंगल कौन सा बन रहा है, तो इसमें एंगल बन रहा है ये यहां पे। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इट इज ए 3 डायमेंशनल एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल, इट इज सॉलिड एंगल। इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। एंड स्टेरेडियन को कैसे लिखते हैं? स्टेरेडियन का सिंबल क्या है? तो इट इज ओम्स। ठीक है, ऐसे ओम्स लिखते हैं। तो ये स्टेरेडियन का सिंबल है, ये रेडियंस का, रेडियंस स्टेरेडियंस। अब एक चीज मुझे बताओ कि ये वाला जो एंगल है, मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री है? तो तुम बोलोगे 30 डिग्री है, वो तो एंगल तो यहां से देखा जाता है ना, उससे क्या लेना देना कि पीछे से पूछ रहे हो कि आगे से। और अगर किसी ने पूछा ये एंगल कितने डिग्री, वो भी 30 डिग्री। इसका मतलब पीछे आगे खिसक जाने से एंगल चेंज नहीं होता, वो थीटा ही रहता है, चाहे आगे का छोटा सा हिस्सा ले लो चाहे पीछे का इतना बड़ा हिस्सा ले लो। सिमिलरली यहां पे ये वाले एंगल को तुम स्टेरेडियन में 30 डिग्री या कुछ भी बोलो, 30 स्टेरेडियन, तो इसके बाद जो ये बड़ा वाला आएगा ना, ये भी 30 स्टेरेडियन ही होगा। ये जो बनेगा, तो ऐसा मत सोचना है कि सर्कल बड़ा हो गया तो एंगल बड़ा हो गया, वो तो एक कोण का एक ही एंगल होता है। तो ये जो कोण है ना सॉलिड एंगल, तो इसका एक ही एंगल होगा, चाहे किसी ने बोला तो ये वाली सरफेस का भी वही एंगल होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हर सरफेस का वही एंगल है। बस अंतर क्या है? अंतर यह है कि कहीं अपन दूर चले गए, कहीं अपन पास आ गए, लेकिन उससे हुआ क्या? उससे सॉलिड एंगल नहीं बदला। इसका मतलब इन तीनों सरफेसेस का सॉलिड एंगल समान है एंड इट इज ओम, सेम सॉलिड एंगल। यहां पे इन तीनों सरफेसेस का सेम 2D एंगल था, 2 डायमेंशनल एंगल था, यानी सादा एंगल था। अब यहां पे सादा एंगल था, यहां पे सबका क्या है? सेम सॉलिड एंगल। क्लियर हुई बात? अब किसी ने पूछा कि एंगल नापते कैसे हैं, तो एंगल का एक फॉर्मूला था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, 2 डायमेंशनल का, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कहां से कहां तक है? तो यहां से यहां तक रेडियस है एंड दिस इज द आर्क। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब किसी ने बोला कि अगर मैं ये वाला आर्क लेता हूं, ठीक है, ये आर्क लेता हूं, तो तेरे को ये रेडियस लेनी पड़ेगी। और अगर तुम आर्क छोटा ले लोगे तो तुम्हें छोटी रेडियस लेनी पड़ेगी यहां से यहां तक की। और इस प्रकार से इसका जो रेशो है वो हमेशा सेट रहेगा। एंगल इक्वल टू आर्क ये वाला ले लिया ना, तो रेडियस ये वाली ले लेना। ये रेडियस का मतलब ऐसा नहीं कि सर्कल की रेडियस, ये आर्क के साथ जो सेंटर से रेडियस बन रही है वो। फिर से सुने, मान लो कि मैंने बोला है कि एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। अब 60 डिग्री का है तो चाहे वो मैं यहां से नापूं चाहे मैं यहां से नापूं, बराबर आना चाहिए। और एंगल क्या? आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं बोलूं कि ये रेडियस है और आर्क कोई सा भी ले सकते हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आर्क बड़ा, फिर छोटा आर्क, फिर उससे और छोटा आर्क। तो इस वाले केस में तो आर्क अगर छोटा होता गया और रेडियस तुमने वही रखी, तो एंगल अलग अलग आएंगे। जबकि हम क्या बोल रहे हैं कि तीनों के एंगल सेम है, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि ये आर्क है तो ये रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस नहीं, आर्क और उस आर्क की रेडियस। ठीक है, आर्क और उस आर्क की रेडियस, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। आर्क अपॉन उस आर्क की रेडियस। तो ये वाला आर्क इस आर्क की रेडियस, यहां से यहां तक आर्क, ये वाला आर्क इस आर्क की रेडियस, ये वाला आर्क इस आर्क की रेडियस। एंगल छोटा होता गया, आर्क भी छोटा होता गया, आर्क छोटा हो गया, रेडियस छोटी हो गई, आर्क छोटा, रेडियस छोटी, एंगल वही रहा उसका। ठीक है, तो रेशो सेम रहेगा। जैसे मान लो कि आर्क यहाँ पे इसको पाई में लिया जाता, तो सपोज π/3 है रेडियंस में, 60 डिग्री जिसको बोलते हैं, तो π/3 है, तो आर्क यदि पाई का है तो रेडियस 3 है।
आर्क उससे छोटा हो गया, π/2 हो गया, तो रेडियस कम हो गई, 3/2 हो गई। अल्टीमेटली कट मिट के ये π/3 रहेगा ना, ये वाला इससे कट जाएगा तो π/3 रहेगा। आर्क यदि π/6 का हो गया, ठीक है, आर्क की वैल्यू π/6 हो गई तो रेडियस भी 3/6 हो गई, फिर ये घट के इतना ही हो जाएगा। इसका मतलब ये घटेगा ऊपर वाला तो नीचे वाला भी घट जाएगा, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये क्लियर हुई बात तुमको कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब अपन इसी को 3 डायमेंशन में समझने की कोशिश करें। क्या उसने बोला कि 3 डायमेंशन में क्या होगा, तो 3 डायमेंशन में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया, ये एरिया लेना पड़ता, ठीक है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। जैसे यहाँ आर था ना, तो यहाँ पे क्या होता, आर स्क्वायर होता, आर स्क्वायर, और एरिया अपॉन आर स्क्वायर, इसका एरिया। अब ये जो एरिया है ना, ये बेसिकली मैं दिखा ऐसा फ्लैट रहा हूं, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। तो तुम समझो उससे, पार्ट ऑफ ए स्फीयर है ना, तो ये एरिया ऐसा नहीं है, ये एरिया उठा हुआ है बाहर से थोड़ा सा, ठीक है। कहां से उठा हुआ है, तो तुम एक बॉल लो, ठीक है, बॉल ली तुमने एक। अब बॉल जो है उसके अंदर क्या करो कि एक कोन काटने की कोशिश करो। अब देखें यहाँ पे ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल में कोन काटने की कोशिश करें। तो अब इसमें कोन काटने की कोशिश करें तो मान लो कि मैं ये बॉल ले लूँ और इसमें अगर मुझे कोन काटना है तो ये कोन काटा मैंने। अब ये जो लाल कलर का हिस्सा है ना, ये यूं करके यूं नीचे आएगा, अरे कोन बनाना है ना, तो ये जो लाल कलर का हिस्सा है ना, इससे ऐसा कोन बनाना, ये कोन, ठीक है। अब ये जो कोन है, इसका जो टॉप हिस्सा है ये वाला, ये इसके ऊपर होगा, ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया। तो ये ऐसा जो कर्व रहेगा ना, वो एरिया रहेगा इसके ऊपर ऐसा। आई बात समझ में, ये आइसक्रीम टाइप का बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे कि ये सॉलिड एंगल है। तो ऊपर से कैसा रहता है, ऐसा कर्व्ड रहता है ये, ठीक है, ये फ्लैट नहीं रहता। पर डायग्राम में देखो यहाँ एरिया जहाँ लिखा है मैंने ग्रीन कलर का, फ्लैट बनाना, मेरे को कर्व बनाऊंगा कैसे मैं, तो 3 डायमेंशनल थोड़ी है स्क्रीन अपना, 2 डायमेंशनल। लेकिन ये समझने में आया। मान लो आइसक्रीम ऐसी मिलती थी पहले, तो ये इसका सॉलिड एंगल था, कहीं से भी नाप लो वही था, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस एरिया। अगर तुम आर छोटा करोगे तो इसके नीचे कोई कर्व सरफेस आएगी, उसका एरिया, जैसे वो ब्लू वाली दिख रही है उधर, ब्लू वाले की रेडियस आर, स्मॉल आर नहीं है, थोड़ी कम है, आर डैश है, तो उसका एरिया भी कम है। तो जैसे ऊपर सेम एंगल आ रहा था, ऐसे नीचे भी सेम सॉलिड एंगल आएगा। सॉलिड एंगल बदलता कब है, जैसे मान लो कि मैं आइसक्रीम बनाता था ऐसी और 10 रुपए की बेचता था। अब क्या हुआ, दूध महंगा हो गया, तो मैंने क्या किया कि 10 रुपए की जगह वो 11 रुपए की पड़ने लगी। परंतु 11 रुपए जो है वो लोगों के पास रहते नहीं है, 1 रुपया खुलने की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने क्या किया कि 1 रुपए का इसके अंदर मटेरियल कम कर दिया। 1 रुपए का मटेरियल कम करने के लिए मुझे इसका सॉलिड एंगल छोटा करना पड़ेगा। अब समझो सॉलिड एंगल क्या है, ये सॉलिड एंगल जो है उसको मैंने यूं करके, जो ऐसे मिलता था ना, इसको यूं करके यूं और दबाया और यूं करके दबाया, तो ये जो है इसका सॉलिड एंगल छोटा हो गया। ये समझ में आई बात। अब देखो इसका ढक्कन इसमें बड़ा लूज सा हो गया। पहले कैसा था, पहले यूं खुला खुला था, तो पहले क्या बोलते थे हम, ये सॉलिड एंगल ज्यादा था, ठीक है। अब सॉलिड एंगल पतला हो गया, तो अपन इस कोन को कितना भी चाहे सॉलिड एंगल कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा मूंगफली बेचने वाला जो रहता है उसका सॉलिड एंगल जो है वो बहुत ही कम रहता है। इसका मतलब लंबाई ज़्यादा हो जाती है इसकी, लेकिन इधर से एकदम पतला, ठीक है। तो ये जितना पतला होता जाएगा ये वाला सॉलिड एंगल होगा, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ही सॉलिड एंगल है ऐसा। वो अपने को क्या है, अभी कंसेप्ट नया नया है ना, इसलिए एकदम से समझ में नहीं आता, अरे इसमें कौन सा एंगल है। ये कोन काट के अलग किया, ये कोन ही सॉलिड। अब देखो सॉलिड एंगल बढ़ गया, मैंने कोन चौड़ा कर दिया ना, सॉलिड एंगल बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा कोन चौड़ा करते आएंगे उतना ज़्यादा सॉलिड एंगल बढ़ता जाएगा। इसका सॉलिड एंगल ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल क्लियर सॉलिड एंगल क्या है, ये पूरा ही सॉलिड एंगल है, ठीक है, इसमें गोला नहीं है, पूरा ही सॉलिड एंगल। अब इसको मैंने वापस पतला किया तो सॉलिड एंगल क्या हो गया, कम हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से यूं घुमा देने से, टाइट कर दूंगा मैं एकदम, तो ये अब सॉलिड एंगल बिल्कुल ही छोटा सा हो गया, जो कि पहले क्या था, इतना बड़ा था, ठीक है। अब ये खुला तो सॉलिड एंगल बढ़ गया, ठीक। क्लियर हुई बात। तो सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं, तो सॉलिड एंगल नीचे से ऊपर तक का जो एंगल बन रहा है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये जैसे ये बन रहा है यहाँ से, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक का जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल है वो, ये सॉलिड एंगल। अगर इसमें पानी डालेंगे तो कुछ इतना पानी आएगा, अगर मैं इसका सॉलिड एंगल बढ़ा दूंगा तो शेप यही रहेगा लेकिन पानी ज़्यादा आएगा, ठीक।
तो तुमको ये समझ में आई बात कि ये जो ग्रीन सरफेस है एक ऐसी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है ऐसी, ठीक है, क्योंकि स्फीयर का पार्ट है ना, तो स्फीयर कोई फ्लैट पार्ट तो छोड़ेगा नहीं, ऊपर के अलग करेंगे, तो स्फीयर का पार्ट है तो क्या होगा, वो होगा हमेशा एक कर्व्ड सरफेस, ठीक। उसका एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक। तो फिर से देखें यहां पे सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, सॉलिड एंगल को हम ओम से लिखते हैं, उसके अंदर ये वाली कर्व्ड सरफेस, आ रही बात समझ में, ये वाली कर्व्ड सरफेस, ये वाली, और ये कर्व्ड सरफेस यानी एरिया, और डिवाइडेड बाय क्या हुआ, यहां पे आर्क था ना, आर्क की जगह क्या हो गया, एरिया हो गया, ए से ए, और रेडियस की जगह रेडियस ही रहा लेकिन रेडियस स्क्वायर हो गया, इट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या हुआ, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। अब कोई बोलेगा एरिया किसका, तो एरिया इसका, ठीक है, ये जो उठा उठा सा है ना यहाँ पे, वो जो अभी दिखाया था उसका एरिया, ये भी ऐसे ही उठा हुआ सा, क्योंकि अपन ने क्या किया, तरबूज में से ऐसी फांक निकाल दी, तो तरबूज का ये एरिया जो है वो तो क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा ना, तो उठा उठा सा होगा ना तरबूज का हिस्सा, और ये सेंटर से निकाल दी, ठीक है। तो अपन ऐसी फांक निकाल सकते हैं ना तरबूज से, तो ये तरबूज ऐसा था, उसमें ऐसी फांक निकाल दी। अब किसी ने बोला कि मैं ऐसी नहीं, मैं तो थोड़ी चौड़ी फांक निकालूंगा, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ये सरफेस एरिया बढ़ गया ये वाला, तो ये एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस सब दूर एक जैसी होगी क्योंकि सरफेस से ही तो डिस्टेंस ले रहे हैं ना सेंटर का, वो एक जैसी होगी। अब किसी ने बोला कि ये वाला एरिया की जगह ये वाला एरिया की बात करो, तो ठीक है, फिर तुम ये वाला एरिया ले लो, लेकिन फिर रेडियस इतनी इतनी लेना, पूरी मत लेना रेडियस, ठीक है, रेडियस कितनी कितनी लेना, इतनी, तो एरिया ये तो रेडियस ये, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे अगर किसी ने बोला कि एरिया ये वाला नहीं लेते हुए हम ये वाला लेंगे, तुम्हारी इच्छा ले लो, लेकिन फिर रेडियस कौन सी ले लेना, ये ले लेना आर डैश स्क्वायर, ठीक है, तो इसका एरिया ए डैश ले लोगे, तो रेडियस तुमको क्या लेनी पड़ेगी, आर डैश लेनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू ए डैश डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात, ठीक है। तो ये क्लियर हुई बात। तो एक क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल एंगल हो गया। तो अगर किसी ने पूछा कि एंगल और सॉलिड एंगल में क्या अंतर है, तो ये है एंगल और ये है उसके नीचे उसका बड़ा भाई सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, 3D एंगल इज सॉलिड एंगल। क्लियर है यहां तक सब? चलिए अब आप इसको नोट करें, ठीक, यहां से लिखना चालू करें, पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, सॉलिड एंगल इज ए थ्री डायमेंशनल एंगल एनक्लोज बाय द लेटरल सरफेस ऑफ ए कोन एंड इट्स वेक्टर। लेटरल सरफेस मतलब वही कर्व्ड सरफेस, lateral surface of a cone, this is the lateral surface of a cone and its vertex, at its vertex, vertex पर, ठीक है, lateral surface of the cone at its vertex, ठीक। ये दोनों नोट कर लें, इसके बाद फॉर्मूला भी लिख लें सॉलिड एंगल का, a अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अब यहां पे देखें, ये है कोन और इसमें से ये निकाला गया सॉलिड एंगल, तो एरिया कौन सा लेना है, एरिया लेना है ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, तो उसी की रेडियस वहां से यहां तक की, ये है रेडियस उसकी, यहां से लेके यहां तक की। तो ये जो एंगल है बेसिकली ऐसा नहीं बनाना चाहिए, उसको ऐसे बनाना चाहिए, ये जो एंगल है ये सॉलिड एंगल है और ये एंगल यहां से लेके यहां तक इस पूरे में बराबर है। अगर मैं इसको यूं यूं बना दूं ना तो पूरे में सॉलिड एंगल बराबर, ठीक है, एक कर्व बना ऐसे ऐसे स्पाइरल भी बना दें, इसका सॉलिड एंगल इसका एंगल सबका बराबर है, और ये एरिया समझ में आ रहा है, ये उठा उठा सा है, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये डायग्राम तो आप बना नहीं पाओगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर का स्फीयर अपन ने कंसीडर किया, और कंसीडर ए कोन ओरिजिनेट एट द सेंटर, कोन ओरिजिनेट हो रहा है सेंटर पे, ये, ठीक है, दिस इज अ कोन ओरिजिनेटिंग एट द सेंटर। अब क्या किया, लेट द सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज कैपिटल है, इसका जो ऊपर ऊपर का एरिया है ना ये वाला, और ये उठा उठा सा है, ये इस तरीके का एरिया है कुछ, ठीक है। तो ये जो सरफेस एरिया है ये क्या है, ए, एंड इट इज ऑन द स्फीयर, ये स्फीयर के ऊपर है, तो ठीक है, हमको समझ में आ गई बात।
अब सॉलिड एंगल क्या होगा, ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, सॉलिड एंगल इज ए अपॉन आर स्क्वायर, ये स्क्वायर बन नहीं पाया ऊपर, सॉलिड एंगल इज ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुई बात, मिट गया हो, एक मिनट। सॉलिड एंगल इज ए अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले ही लिख लिया, यूनिट हमको पता पड़ गई। अच्छा, अब यहां पे देखें ध्यान से, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना होता। तो अगर मैंने बोला कि इस स्फीयर का पूरे का सॉलिड एंगल क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर, व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर, बताओ। तो इसके लिए अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ ए हाफ स्फीयर, तो यहां पे देखो, ये जो ब्लू कलर की बॉल है उसके ऊपर जो रेड लगा हुआ है, ये रेड यदि आधे तक हो जाता तो इसका एंगल क्या लेते हैं, तो आधे का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस तो वही रहती है ना, क्योंकि इस पॉइंट की रेडियस सेंटर से तो आ रही होगी, सरफेस की तो ले रहे हैं अपन। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर आधे की बात करो तो आधे में सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का आधा कर दो। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर दो, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया ऊपर ऊपर का ब्राउन का हाफ के लिए। 2 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कैसे करना है, एरिया को कैसे डिवाइड करना था, आर स्क्वायर से, तब सॉलिड एंगल आता। तो 2 पाई आर स्क्वायर को कैसे डिवाइड करना, आर स्क्वायर से। तो 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई। इसका मतलब इतने हिस्से का सॉलिड एंगल 2 पाई होता है। कितने हिस्से का, 50% का, ये 50% का, यहां तक का। तो यदि इतने हिस्से का ऊपर का सॉलिड एंगल जो है वो 2 पाई होता है, इस पूरे का सॉलिड एंगल 2 पाई है, तो नीचे वाले का भी 2 पाई है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा भी उतना ही है। तो पूरे स्फीयर का कितना हो गया, 4 पाई। तो एक स्फीयर का सॉलिड एंगल याद रखना है, स्फीयर का सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाला मैंने। तो सरफेस एरिया ले लिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, फॉर्मूला ही होता है उसका। चलिए निकाल लेते हैं अपन, व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर। तो सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर निकाला, तो इट इज सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया किसका, पूरे का। अगर मैंने आधे का निकाल के बताया था अभी तुमको, इतने हिस्से का, तो सरफेस एरिया है, तो चूंकि पूरे स्फीयर का पूछा है ना उसने, तो पूरे स्फीयर का पूछा है, तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय क्या, रेडियस स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 4 पाई। तो 4 पाई स्टे रेडियन, 4 पाई स्टे रेडियन इज द सॉलिड एंगल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, स्टे रेडियन जो है वो एस आर से लिखते हैं, ये सिंबल सॉलिड एंगल का है, तो इसको लिखेंगे एस आर, स्टे रेडियन। ठीक है, स्टे रेडियन जैसे रेडियन लिखते हैं आर ए डी या आर डी, तो इसे सॉलिड एंगल का थीटा जैसे है ना, थीटा उसकी जगह ये ओम है, थीटा की जगह ओम है, और पाई रेडियंस की जगह जो है वो एस आर। ठीक है, रेडियन लिखते हैं तो रेडियन की जगह क्या लिखते हैं ये लोग, सॉलिड एंगल को एस आर, स्टे रेडियन। ठीक, तो नोट कर लें इसको, क्वेश्चन को पॉज दबा के नोट कर लें, व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर। उसी के साथ दूसरा एक और लिख लें, व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो अब ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है, हेमिस्फीयर का 2 पाई होगा। कैसे निकाला, तो ये हेमिस्फीयर लिया, दिस इज ए हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल, तो देखो ये इतने हिस्से का एंगल निकालते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये और बढ़ जाएगा,
तो अब क्या हो जाएगा, ये सॉलिड एंगल हो गया। और जब हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये सॉलिड एंगल हो गया। अब इसको ऐसे नहीं बता सकते, बस यूँ बोल सकते हैं कि हाँ ये इसका सॉलिड एंगल है, ठीक है, दिस इज द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इज एरिया डिवाइडेड बाय क्या, रेडियस स्क्वायर। अब रेडियस तो आर ही है इसकी, कहीं से भी ले लो तो आर ही रेडियस है, तो इसके नीचे अपन ने आर स्क्वायर लिख दिया। और सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो सॉलिड एंगल कितना आ गया इसका 2 पाई। ये याद रखना, हेमिस्फीयर का 2 पाई होता, ठीक है, और हेमिस्फीयर का 2 पाई होता है, और उसके बाद पूरे के पूरे स्फीयर का ले लेते हैं तो वो 4 पाई होता है, ठीक। चलिए नोट कर लें, ये भी आगे बढ़ते हैं। ये हमने लिख ही लिया। अब यहाँ पे देखें, सॉलिड एंगल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड बाय एनी स्फेरिकल सेक्शन एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो ये तो हमको पता पड़ गया, लिख लिया हमने डेफिनेशन, ठीक। अब अभी तक हमको क्या है कि सॉलिड एंगल नहीं पता था, हमें पता था एंगल ऑफ ए कोन, जिसको अपन सेमी वर्टिकल एंगल बोलते थे। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या, यूं कोन है तो इसका आधे हिस्से का एंगल। अब वो ये पूछेगा कि सेमी वर्टिकल एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन है, वो हमें भी पता होना चाहिए, क्योंकि आम भाषा में हम सेमी वर्टिकल एंगल ही प्रयोग में लाते हैं। तो आप समझे सेमी वर्टिकल एंगल किसको बोल रहा हूं मैं, और उसका सॉलिड एंगल से क्या रिलेशन है, ये हमको निकालना। तो जैसे मान लें कि मैंने एक सॉलिड एंगल बनाया, तो ये इस तरीके से बनेगा, यूं होता है सॉलिड एंगल, ऐसे उठ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ऐसा मिल जाता है। तो दिस इज द सॉलिड एंगल। अब ये जो सॉलिड एंगल बना है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, तो ये वाला जो एंगल बना है, इट इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन। हम ऐसे ही समझते हैं ना इसको, तो इट इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन, एंगल ऑफ ए कोन। और इट इज 3 डायमेंशनल की 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल। और जब अपन सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं, तो दिस इज सॉलिड एंगल विच इज दिस एरिया डिवाइडेड बाय द रेडियस, इसकी रेडियस का स्क्वायर। ये क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। तो सॉलिड एंगल और सेमी वर्टिकल एंगल में क्या रिलेशन है, तो ऐसा मत बोल देना कि ये इसका डबल है। अरे ये 2D है, ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस में ये एंगल, और ये तो 3D में गोला गोल घुमा हुआ है। तो 3D में जो गोला गोल घुमा हुआ है उसके बीच में, और उसमें भी यूं है से ऊपर से, उसके बीच में और ये वाला जो हिस्सा है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन विथ द सॉलिड एंगल। मान लो कि मैं सेमी वर्टिकल एंगल को बोलता हूं फाई, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल को क्या बोलता हूं, फाई। तो इस फाई का इस सॉलिड एंगल से रिलेशन निकालना, और सॉलिड एंगल को कैसे लिखते हैं, ओम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया तुमको क्या है, तो लिख लें क्वेश्चन। फाइंड रिलेशन बिटवीन सेमी वर्टिकल एंगल फाई एंड सॉलिड एंगल ओम फॉर अ कोन। अब तुम ये बोलोगे कि ये क्या पढ़ा रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम को रिप्लेस करने का तरीका है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि हम जब गॉस से कर लेते हैं तो इससे क्यों करें। मान लो उसने सेमी वर्टिकल एंगल के टर्म्स में क्वेश्चन दे दिया, या फिर उसने सॉलिड एंगल के टर्म्स में ही दे दिया, तो फिर तुम गॉस से नहीं कर पाओगे, तुम्हें यही मेथड लगाना पड़ेगा जो अभी मैं सिखा रहा हूँ। शुरुआत में थोड़ा सा ये टफ लगता है, बाद में क्लियर हो जाता है, क्योंकि अपने को सॉलिड एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक, ठीक है। तो इसलिए जो है अपने को ऐसा लगता है कि ये क्या आ गया, अपन तो एंगल ही जानते हैं, उसी की टिग्नोमेट्री पढ़ के बैठे हुए हैं, जबकि इसकी टिग्नोमेट्री स्फेरिकल टिग्नोमेट्री होती है, स्फीयर में लगती है, ठीक है ना। तो हमें जो है वो सेमी वर्टिकल एंगल ही पता है आज तक, वो दैट इज 2 डायमेंशन। कोन मतलब अपन 2D समझते थे,
जबकि कोन है 3D, लेकिन 9-10 में 3D पर पढ़ाया ही नहीं जाता, 2D ही पढ़ाते हैं, तो इसलिए उसको सेमी वर्टिकल एंगल के टर्म्स में पढ़ाया गया। अब उसका इससे रिलेशन निकाल लेते हैं तो अपने को आसान लगने लगेगा, क्योंकि इस एंगल को हम अच्छे से जानते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो क्या निकालना हमको? एंगल, रिलेशन बिटवीन सेमी वर्टिकल एंगल एंड एंगल। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है, ये थोड़ा कठिन है, तो आप समझने की कोशिश करें, फिर बाद में कुछ तरीके से इसको समझाएंगे। तो अभी पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। डायग्राम समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आएगा। मैं एक सेमी वर्टिकल एंगल वाला कोन बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने कोन बनाया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बनाया मैंने ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ले ली, ये नीचे लाइन ले ली, ठीक है, इसको मान लेना कि मिल गई है वो। अब इसके बाद इसको बनाना है मुझे, ऊपर से ऐसा दिखाना है कि 3 डायमेंशनल है ये, ठीक है, ये ऐसा। अब ये समझ में आया, ये उसका पार्ट है, जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना, उसका पार्ट। अब स्फीयर का पार्ट, अब मैंने क्या किया कि ये जो स्फीयर का पार्ट है, इसकी एक्सिस होगी कोई ना कोई, तो ये इसकी एक्सिस है मान लें। अब जब ये एक्सिस है, तो ये वाला जो एंगल है, इसको अपन क्या मान रहे हैं? ये वाले एंगल को हम क्या मान रहे हैं? फाई मान रहे हैं, ठीक है। इस वाले एंगल को क्या मान रहे हैं? फाई मान रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो सरफेस बनी ना, इसके ऊपर एक पट्टी काटी, ये स्ट्रिप काटी इसके ऊपर। ये तुमको समझ में आ रहा है? आइसक्रीम का कोन है, उसके ऊपर एक स्ट्रिप काटी। ये जो स्ट्रिप काटी है, इस स्ट्रिप की विड्थ है कुछ, तो इस स्ट्रिप की विड्थ है dx, ठीक है। ये जो स्ट्रिप काटी है, इस स्ट्रिप की क्या है? विड्थ है dx। यहाँ से लेके यहाँ तक जो विड्थ है वो है dx, ठीक। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो x है। कहाँ से? एक्सिस से लेके उस पट्टी तक का, कहीं से भी ले लो, वो पट्टी तक का यूं ले लो या यूं ले लो, या ये तो पीछे से यूं घूम के आई है, कहीं से भी ले लो, वो तो सेम डिस्टेंस ही होगा। वेयर एक्स इज द रेडियस ऑफ दैट स्ट्रिप, एक्स इज द रेडियस ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है, एंड इट्स विड्थ इज dx। dx इसकी विड्थ है, ये dx विड्थ है, और एलिमेंट्री स्ट्रिप ये काट दी मैंने। क्लियर हुआ यहां तक बात? अब ये जो dx है, इसकी विड्थ पे एक अगली और पट्टी यहां पे मिलेगी, ऐसी की ऐसी, ये यूं होगी पीछे से, फिर एक और पट्टी मिलेगी, फिर एक और मिलेगी। ऐसे करते करते यदि सबसे छोटी पट्टी से लेके अपन बड़ी से बड़ी पट्टी तक एरिया को ऐड कर दें, इस स्ट्रिप के एरिया को ऐड कर दें, तो हमें ऊपर ऊपर का एरिया मिल जाएगा। और ऊपर का एरिया मिल गया और उसको डिवाइड किया तुमने कहा इसे आर स्क्वायर से, तो बन गया तुम्हारा सॉलिड एंगल। भाई सॉलिड एंगल निकालने के लिए चाहिए क्या? सॉलिड एंगल निकालने के लिए ऊपर का गोल एरिया चाहिए, गोल एरिया डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस तो इसकी जो आर है वो तो है ही, उसमें तो कुछ चक्कर ही नहीं है, आर जो रेडियस इसकी है ये आर। अच्छा, ये आर यहाँ से भी है, यही आर यहाँ से भी है, यही आर यहाँ से भी है, क्योंकि ये स्फीयर ऐसा है, ये लाल वाला हिस्सा काटा है मैंने ये, तो ये जो लाल वाला हिस्सा है वो तो सेंटर से कहीं पे भी लोगे वो रेडियस तो आ रही होगी ना उसकी, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे एरिया चाहिए। तुमको समझ में आ रहा है? एरिया चाहिए। किसका एरिया चाहिए? मुझे इस लाल वाली सरफेस का एरिया चाहिए, ये वाले का। तो क्या मैं इसको पाई आर स्क्वायर या पाई एक्स स्क्वायर एरिया ले लूँ क्या इसका? अगर इसके सेंटर से इस तरफ तक का डिस्टेंस x हो, इसके सेंटर से कोई एक्सिस जारी होगी, उस एक्सिस से लेके ये लाल वाला जो हिस्सा है इस तक का डिस्टेंस यदि सॉरी लाल तक का हिस्सा जो है वो x हो, तो क्या इसका एरिया पाई एक्स स्क्वायर या सर्कल का एरिया ले सकते हैं क्या? ये सर्कल है क्या?
नहीं ना, ये तो स्फीयर का पार्ट है ना, सर्कल होता तो फ्लैट होता, ये फ्लैट थोड़ी, तो यूं है, यूं है, तो इसका एरिया कैसे निकालें, ये चक्कर हो रहा। तो उसके लिए क्या बोला कि एक पट्टी काटो ऐसी, ये ऐसी पट्टी, इस पट्टी की जो विड्थ है ये dx है, यहां से यहां तक ये dx, ठीक है। और ये dx और ऐसी कई पट्टियां यदि एक के अंदर एक जोड़ते जाएंगे, एक पट्टी का एरिया निकालेंगे, और ऐसी कई पट्टियां जो हैं उनको जोड़ते जाएंगे, उनका एरिया, स्मॉल एरिया जुड़ जुड़ के क्या करेगा, पूरे का एरिया दे देगा। यही बात समझ में, ये पट्टी कैसे काटनी है समझ में आई। ये देखो ऐसी पट्टी काटनी है, ये कटी हुई है इसके अंदर, एक लाल स्ट्रिप देखो, फिर अगली वो वाइट है, वो भी अगर लाल होती फिर एक और होती, तो ये सारी सारी एक के अंदर एक जोड़ते जाते। तो अगर मुझे एक इस स्ट्रिप की वो मिल जाए, क्या एरिया मिल जाए, तो उस वाले केस में अगर मैं इसको यूं जोड़ता जाऊं तो उस वाले केस में क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द पूरा का पूरा ऊपर का गोला मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसमें देखें, इसका कोई सा भी जो गोला है ना, उसको अगर तुम सेंटर से ज्वाइन करोगे तो रेडियस ही देगा। ये जो लाल है, लाल दिख रहा है, लाल कोई सा भी गोला, उसकी सरफेस को अगर तुम सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो रेडियस ही तो देगा, क्योंकि पूरा ही तो रेडियस है, सरफेस पे हर पॉइंट रेडियस देगा। तो जैसे ये वाला पॉइंट मैंने बनाया, तो ये पॉइंट भी तो सेंटर से जोड़ने से रेडियस ही देगा। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो पॉइंट बनाया है, कौन सा, देखें यहाँ पे कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट यदि मैं सेंटर से जोड़ दूं तो भी तो रेडियस ही देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये भी रेडियस है एक तरीके से देखे जाए तो, ठीक है। अब क्या किया कि हमने यहाँ से दो लाइनें और खींची। अब हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हम इसका एरिया निकाल लें, ये जो यूं गोल घूम के आने वाला, ये वाले का एरिया निकाल लें, और हम बोले ऐसी कई सारी जुड़ती जाएंगी तो इसका एरिया दे देगी इतने हिस्से का, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एक लाइन यहाँ से ले लो यूं, और उसके पड़ोस से भी एक लाइन ले लो, तो दो लाइनें ले लेंगे। देखो कैसे ले रहा हूँ मैं लाइन, ये लाइन यहाँ ले ली मैंने, नीचे ज्वाइन कर दी, और दूसरी लाइन यहाँ से लेके फिर नीचे ज्वाइन कर दी। जब इनको यूं ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हमने बोल दिया कि वो एंगल है डी थीटा, इट इज अ स्मॉल एंगल। ये एंगल कितना, डी थीटा, ठीक। चलिए अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बोलूँ कि कितना है, तो ये बेसिकली रेडियस ही है। ये बेसिकली क्या है, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये वाला जो एंगल यहाँ से यहाँ तक का कंसिडर किया, इसको थीटा बोलो। लेकिन इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है जिसमें अपन रिलेशन निकालना चाहते हैं, वो यहाँ तक है और वो 2D है, और उस 2D एंगल को जो अपन ने बोला है वो बोला है फाई। इट इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। और ये थीटा अलग है, ये थीटा जो निकाला है वो यहाँ से यहाँ तक का ही है, ठीक। और ये जो थिकनेस है इसको बोला है डी थीटा। अब अगर अपन यहाँ से यहाँ तक को बोल रहे हैं कि ये रेडियस के बराबर होगा, कौन सा, ये भी रेडियस के बराबर होगा, इस पे हर पॉइंट जो आएगा वो रेडियस के बराबर है। यहाँ से अगर मैं नीचे तक लूँ तो भी रेडियस के बराबर है, और यहाँ से मैं नीचे तक लूँ तो भी रेडियस के बराबर है। तुम बोलोगे ऐसे कैसे, अरे वो उठा हुआ है ना, 3D है, सोचो उसको थोड़ा। मैं अगर यहाँ से लूँगा यहाँ तक तो भी रेडियस के बराबर है, ये वाला पॉइंट भी रेडियस के बराबर है, अगला भी कोई सा भी पॉइंट इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर सेंटर से जोड़ोगे वो रेडियस के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये अगला वाला जो है ये यहाँ से भी रेडियस के बराबर है, तो ये भी रेडियस के बराबर है। तो ये अगर रेडियस के बराबर है तो ये इसका आर कॉस थीटा कंपोनेंट है, ये वाला। देखें यहाँ से ये जो पीली लाइन खींची हुई है ना, ये रेडियस के बराबर है। देखो मैं यहाँ से फिर से एक और खींच देता हूँ, इस जगह से लेके इस जगह तक भी रेडियस ही है। और अगर ये रेडियस है और ये थीटा है तो ये रेडियस का कॉस थीटा है, ठीक है। एक्स जो है वो क्या है, उसका ये थीटा है, तो रेडियस का साइन थीटा है। तो यहाँ से यहाँ तक आर साइन थीटा है। इसका कॉस कंपोनेंट तो इधर आएगा ना, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। तो ये वाली जो हिस्सा आएगा यहाँ से लेके इस जगह से लेके नीचे तक का, ये होगा आर कॉस थीटा,
ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का होगा वो होगा आर साइन थीटा। अब कोई पूछेगा कि इसको तो अभी आप रेडियस बोल रहे थे। अरे वो रेडियस जो है वो ऊपर से थी, मतलब सरफेस से थी, ये सरफेस थोड़ी है। मैं ये 3D है इसलिए इसको क्या है, इसलिए पिछली बार पढ़ाया नहीं, इसे गॉस के बाद गायब ही कर देते लोग, पढ़ाते ही नहीं, इसको समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन गॉस से कभी काम नहीं चला तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है, समझना पड़ेगा। फिर से समझाता हूँ, 2-3 बार में समझ में आ जाएगा। तुम सबसे पहले एक चीज समझो, हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, स्फीयर की। ये स्फीयर है, अगर मैंने इस स्फीयर को यहां से काट दिया तो ये जो चीज निकलेगी, ठीक है, ये वाली जो चीज निकलेगी ये दिखने में कैसी होगी, तो ये दिखने में एक 3 डायमेंशनल पार्ट होगी, न कि 2 डायमेंशनल। अब इसकी जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक सेंटर की, वो तो क्या थी, आर थी, उसमें कोई शंका नहीं है कि वो आर थी कि नहीं थी। तो यहां से लेके यहां तक की रेडियस जो थी वो क्या थी, वो तो आर थी। लेकिन जब ये पार्ट काट के अलग हो जाएगा और तुमको अलग से दिखाया जाएगा तो ये पार्ट तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा, हाँ कि नहीं। और ये जो पार्ट दिखेगा तो क्या इसकी रेडियस भी आर होगी, नहीं ना, वो यहां से लेके यहां तक होगी ना। तो अगर तुम इसको आर बोलते हो और इसको तुमने बोला थीटा है और ये आर है, तो ये इसका कॉस कंपोनेंट हुआ ना, आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ, आर साइन थीटा हुआ। और यहीं पे तो अपन ने वो पट्टी काट दी है, आई बात समझ में, यहीं तो पट्टी काट दी है ऐसे 3 डायमेंशनल करके यूं। तो ये जब यूं करके ऐसे पट्टी काट दी है तो उस केस में आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा समझ में आया किसको बोल रहा हूं मैं। तो ये आर कॉस थीटा ये वाला हिस्सा है, हाँ इस सरफेस पे सारी चीजें रेडियस है, लेकिन दिस इज आर साइन थीटा, ये यहां से यहां तक का है ना, ये आर साइन थीटा है, ठीक। और आर कॉस थीटा क्या है, यहां से उस सेंटर तक का हिस्सा जिससे वो कट गया है, ठीक है, यहां से उस सेंटर तक का हिस्सा जिससे वो कट गया है, ये आर कॉस थीटा, यानी वो छतरी की डंडी मान लो, छतरी की डंडी, दैट इज आर कॉस थीटा। और ये तो आर रेडियस है, यहां से अगर मैं लूंगा यहां तक सेंटर तक का तो रेडियस होगी वो। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसको मैंने आर कॉस थीटा ले लिया, अब इसको यूं मत सोचना है सरफेस से, ये आर कॉस थीटा हो गया और ये आर साइन थीटा हो गया, इस तरीके का फिगर बनाया गया है, ये आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा, ठीक। चलिए, अब हमारा उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से हम इस पट्टी का एरिया निकाल लें, और अगर इस पट्टी का एरिया निकल गया तो ऐसी सारी पट्टियां अगर हम इंटीग्रेट करेंगे सर्कल ही सर्कल में एक के बाद एक, तो ये सारी की सारी मिल के हमको क्या कर देगी, हमको उस सॉलिड एंगल का एरिया दे देगी, यहाँ से यहाँ तक का सॉलिड एंगल जो बना रहा है उतने हिस्से का, तो ये इतने हिस्से का एरिया मिल जाएगा। बेसिकली क्या है, आइसक्रीम खाने गए और तुमसे पूछ लिया कि ऊपर लगाते हो ना स्कूप, उसका एरिया क्या है, तो उसका एरिया निकालना बड़ा आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। हमने उसकी क्या करी, ऐसी पट्टी काटी और पट्टी काट के इंटीग्रेट किया तो एरिया निकलेगा। अगर कोई इसका पूछता है ना एरिया, तो बहुत ही अच्छे से निकल जाता पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है, इट इज 2D, तो इसका निकल जाता पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सर्कल है वो। लेकिन ये सर्कल थोड़ी है, इसके ऊपर जो स्कूप चढ़ा हुआ है, स्कूप चढ़ा हुआ दैट इज स्फीयर, तो स्फेरिकल में अपने को काम करना पड़ रहा है, इसलिए टफ पड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे आगे समझे, ये आर साइन थीटा ये हो गया। अब इसको मैं अगर बोलूँ कि इस पट्टी का एरिया निकालना है, तो इस पट्टी का एरिया होगा 2πx dx, ठीक है। एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, 2πx dx, क्योंकि अगर मैं उसको काट के सीधी कर लूं तो उसकी सरकमफरेंस मुझे मिलेगी 2πx। आई बात समझ में, काट के सीधी कर ली का मतलब समझ में आया क्या। ये पट्टी दिख रही है तुमको, दिख रही है पट्टी, इस पट्टी का एरिया चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ से इसको काटा और ये लाल लाल हिस्सा निकाल लिया, और निकाल के मैंने सीधा कर लिया उसको। तो सीधा कर लिया तो ये जो गोला मिलेगा इसकी रेडियस अगर x है, रेडियस मतलब एक्सिस से इसकी रेडियस x है, तो उस केस में ये जब खुलेगी तो 2πx खुल जाएगी ना, क्योंकि सर्कल है, और सर्कल जब खुलता है तो क्या कहता है, 2πx देता है, तो ये दे देगा 2πx। और विड्थ इसकी जो है वो कितनी है, dx। विड्थ तो समझ में आई बात, ये यहां से लेके यहां तक की ये चौड़ाई दिख रही है, चौड़ाई
मतलब उसकी विड्थ, जो कि लाल कलर की चौड़ी पट्टी है, ये वाली उसकी विड्थ है। ठीक है, तो ये विड्थ कितनी है, तो इट इज dx। अब ये dx विड्थ में 2πx का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको एरिया मिल जाएगा पट्टी का। ठीक है, तो इसका मैंने एरिया निकालने की कोशिश करी, तो 2πx में मैंने क्या किया, dx का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे इस पट्टी का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज dA, स्मॉल एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज dA विच इज इक्वल टू 2πx dx। अब इसमें से x क्या है, x अपन निकाल चुके हैं, देखो यहां पे ये x है, x इज r sin थीटा। आई बात समझ में, x के r sin थीटा, यही तो x था और यही तो r sin थीटा है, तो x की जगह मैं r sin थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह r sin थीटा लिखा जा सकता है। तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, dA इज इक्वल टू 2π x की जगह r sin थीटा और dx मिला, dx। लेकिन अगर तुम वेरिएबल थीटा में क्वेश्चन चला रहे हो तो तुम्हें ये dx को भी वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये dx को वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो dx ऊपर आके देखें फिर से डायग्राम में, dx ये है इतनी विड्थ, ये हरी हरी विड्थ, तो ये जो dx है ये आर्क है, तो ये उसका एंगल है, ये पतला सा पीला एंगल देखो, पतला पीला एंगल, इतना हिस्सा देखो बस, ये पीला पीला पतला एंगल, तो इस पतले एंगल में ये आर्क है, ये एंगल है, और रेडियस तो आ रही है उसकी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सरफेस की बात करी जा रही है ना, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से एंगल इज डी थीटा, आर्क इज डी एक्स एंड रेडियस इज आर। ठीक है, इसलिए जो डी एक्स विड्थ है वो बेसिकली आर डी थीटा है, तो डी एक्स की जगह क्या लिखा जा सकता है, आर डी थीटा। तो इससे क्या मिलेगा, डी ए इज इक्वल टू 2πr sin थीटा और पुट dx इज इक्वल टू r d थीटा। ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या बोला, dx इज इक्वल टू r d थीटा, एंगल इज इक्वल टू r का अपॉन रेडियस लगा दिया, एंगल इज इक्वल टू r का अपॉन रेडियस, ये लगाया मैंने स्मॉल r का अपॉन रेडियस। ठीक, क्लियर हुई बात। तो इससे मुझे एरिया मिल गया, एरिया कितना, एरिया इज इक्वल टू 2πr स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, दिस इज द एरिया, 2πr स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सरफेस एरिया निकालना है उस पूरे का, तो पूरे का सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल एरिया। अब सरफेस एरिया उसका, किसका, वो कोन का, आइसक्रीम वाला, ऊपर वाले का हिस्सा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये एरिया यहाँ पुट कर दो, तो इट विल बी 2πr स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब बोलो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, तो सबसे छोटी जो थीटा था से लेके जहां तक का थीटा दिया गया है वहां तक का, तो ये ऐसा कौन बन रहा था, ऊपर देखो सबसे छोटा थीटा क्या होता, तो ये थीटा है, तो सबसे छोटा थीटा और छोटा कर लेते तो इतना हो जाता, और छोटा कर लेते तो जीरो ही हो जाता, तो सबसे छोटा थीटा तो जीरो होता, और सबसे बड़ा थीटा कितना होता जब पूरा कोण हो जाता, और पूरा कोण हो जाता तो सबसे बड़ा थीटा होता सेमी वर्टिकल एंगल, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल ये नीले कलर का है ना, यही तो सबसे बड़ा थीटा। तो सबसे छोटा थीटा जीरो से सबसे बड़े थीटा सेमी वर्टिकल एंगल तक इंटीग्रेट करना है, सबसे छोटा थीटा यहीं जीरो और सबसे बड़ा थीटा ये, दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल, तो जीरो से लेके फाई तक इंटीग्रेट करना। तो जीरो से लेके फाई तक यदि इंटीग्रेट कर देंगे तो उस केस में हमको मिल जाएगा ऊपर का एरिया, बस उसका रेडियस से डिवाइड करना रह जाएगा, तो एरिया ऑफ गोल स्कूप ऑफ आइसक्रीम, ऊपर का ये वाला हिस्सा वेनिला या स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी का एरिया, स्ट्रॉबेरी का एरिया हो जाएगा 2πr स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, माइनस में होता है वैसे, माइनस में, तो माइनस कॉस थीटा,
ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो माइनस कॉस थीटा, डब्बा लगाया, नीचे लिखा 0, ऊपर लिखा फाइ। तो एरिया ऑफ द स्कूप इज 2 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट माइनस कॉस फाइ माइनस माइनस प्लस कॉस 0। ये माइनस ये प्लस का आएगा फॉर्मूले का, तो माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस और मिला के हो गया प्लस। अब वैल्यू रख दो, तो एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस 0 1 होता है, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस फाइ। ये आ गया तुम्हारा एरिया। किसका एरिया आया? ये स्कूप का एरिया। इसका मतलब इसके ब्राउन हिस्से का एरिया आ गया। ये ब्राउन हिस्से का एरिया निकाल लिया अपन ने इंटीग्रेशन कर कर आ गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं ढक्कन से अलग कर दूं और तुमसे पूछूं कि एरिया निकालो, खुल नहीं रही हुआ है। इसमें भी आइसक्रीम ही आई थी मेरे ख्याल से, तो या टॉफ़ी आई होगी। तो ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया निकाल लिया मैंने, दैट इज़ दिस। अब उसको काय से डिवाइड करना है? तो सॉलिड एंगल आ जाएगा, रेडियस के स्क्वायर से। तो सॉलिड एंगल निकालना है, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। रेडियस तो सब दूर एक जैसी है, और एरिया की जगह हमने लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाइ, और अपॉन में क्या रेडियस स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर से रेडियस स्क्वायर कैंसिल, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आ गया 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाइ। ये आ गया तुम्हारे सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि डेरिवेशन याद करना है क्या? नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना। जो इतना डिराइव कराया वो समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, 3D की कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ये है उसका मकसद मेन। तो ये याद रखना है। ठीक है, इट इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल, दिस इज द सॉलिड एंगल एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। किसके बीच में रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल ओम से, एंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। ठीक, चलिए अब जितना मैंने बताया वो सारा का सारा मेरे चेहरे में छुप गया, तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ चेहरा, उसके बाद एक बार फिर से देख लें। बस यहीं तक अपने को पढ़ना था, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको अप्लाई करेंगे गॉस में। फिर से एक बार समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें। रिलेशन निकालना है सेमी वर्टिकल एंगल और फाइ में। जब रिलेशन निकालना है तो हमने क्या कि इसकी एक पट्टी काटो, तो यहाँ से यहाँ तक एक पट्टी काटी, पट्टी की विड्थ है dx, उसकी यहाँ से तक डिस्टेंस है x। ये एक लाइन खींची ऐसी और एक लाइन ऐसी खींची, तो एक छोटा एंगल निकला यहाँ पे d थीटा, और उसका एंगल थीटा है। और अगर उसको बढ़ाते जाओगे तो वो कितने पे पहुँच जाएंगे अपन? फाइ पे। फाइ क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल। तो यदि अपन इंटीग्रेट करेंगे तो 0 सबसे छोटा एंगल होगा और सबसे बड़ा एंगल क्या होगा? फाइ। तो 0 से फाइ तक अगर इस पट्टियों को इंटीग्रेट कर दे तो ऐसी कई सारी पट्टियाँ जुड़ के ये वेनिला आइसक्रीम का जो ऊपर का कोन है इसका एरिया निकाल के दे देगी। अब हमने क्या किया कि डी थीटा लिया, डी थीटा यानी कि छोटा एंगल लिया डी थीटा, ये वाला ये पीला पीला एंगल। तो ये पीला एंगल जो है वो डी थीटा स्मॉल एंगल है, उसके लिए dx, ये dx जो इसकी विड्थ है ना, ये आर्क है, और ये इसकी r रेडियस है। तो dx इक्वल टू आर डी थीटा हो गया। ठीक है, dx कितना है? dx ये इतना है, ये जो पीले कलर का गोला बना ना, इतनी विड्थ है dx, और ऐसी सर्कुलर ही है, वो यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे इतनी दिख रही है, वो है सर्कुलर ही डिस्क। तो उसकी विड्थ है dx और r इंटू डी थीटा। r कितना है? यहाँ से यहाँ तक का r है, और डी थीटा है छोटा एंगल डी थीटा, सिर्फ पीले वाले हिस्से का, सफ़ेद का नहीं। अब जब अपन नीचे आए तो उसके लिए अपन ने क्या किया है कि हमने बोला कि अगर ये r है तो ये r साइन थीटा और ये r कॉस थीटा। ठीक है, अब इस पट्टी का ये यहाँ से यहाँ तक x था, x r के बराबर है। अब इसको नीली वाली को खोल लो और खोल के ऐसे कर लो। तो जब यहाँ पे खोल के ऐसे कर देंगे इसको, तो ये अपने को नीली वाली जो पट्टी है वो जब ऐसी मिलेगी, तो ये जो पट्टी ऐसी मिलेगी ये क्या होगी? इट विल बी ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जब इसको यूँ खोल लोगे तो ये 2 पाई x मिलेगी और dx उसकी विड्थ मिल गई, तो 2 पाई x dx उसका एरिया हो गया, dA इज इक्वल टू। अब इससे तुमने क्या निकाल लिया? x की वैल्यू डाल दी इसमें r साइन थीटा। r साइन थीटा कहाँ से आई भाई? ये रही r साइन थीटा, यही तो x था यहाँ से यहाँ तक का।
ठीक है, तो एक्स की जगह आर साइन थीटा रख दिया मैंने। अब आर साइन थीटा रख दिया, लेकिन ये डी एक्स है, डी एक्स को डी थीटा में लाना था, तो एंगल इक्वल टू आर बाय रेडियस से हम पहले ही निकाल लाए थे, डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा। ये आर डी थीटा यहाँ रख दिया। अब इसको इसमें रख देने से क्या मिलेगा, 2πr² साइन थीटा डी थीटा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो मुझे जो है वो पूरे का सरफेस एरिया मिल जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ द वेनिला आइसक्रीम कैप। वेनिला आइसक्रीम कैप, तुम बोलोगे हम तो स्ट्रॉबेरी का, कोई सी भी, किसी की भी ले लो, स्ट्रॉबेरी ले लो, चलो ये लिखी हुई आ गई, ठीक है। स्ट्रॉबेरी के आइसक्रीम की कैप का एरिया। अब इसका एरिया क्या है, वो गोल है, तो इंटीग्रेशन करा कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके फाई तक। साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस फाई, 0 से लेके फाई तक। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये तो cos 0 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस फाई 2πr², ऐसा कैसा आ गया। अब मुझे सॉलिड एंगल निकालना है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन r²। एरिया तुमने निकाल ही लिया, ये एरिया आ गया डिवाइडेड बाय r², तो उससे क्या मिलेगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल, किस किस के बीच में रिलेशन है ये, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड व्हाट, सॉलिड एंगल एंड वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक, अब इसको नोट करना है यहाँ से, लेकिन एक चीज़ ये बताया, इस फॉर्मूले को ज़रा चेक कर लें सही है कि गलत है। हमको ऐसा पता पड़ा था कि अगर हमारा जो एंगल है या कोई फिगर है जो कि इसको क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है, तो उसका सॉलिड एंगल क्या है, हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल क्या है, तो तुमको याद हो अभी निकाला अपन ने, उस हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल 2π आता है। आ रही बात समझ में, हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल 2π आता है, अभी अपन ने यहाँ पे निकाला था, ये रहा, हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल 2π आता है हेमिस्फीयर, और स्फीयर का सॉलिड एंगल 4π आता है, ये 4π। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल, क्या ये फॉर्मूला भी 2π दे रहा है, तो हेमिस्फीयर के सॉलिड एंगल को चेक करें कि क्या ये फॉर्मूला 2π दे रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन खींचो। अब ये बताओ कि अगर कोण सिर्फ इतना होता तो दिस विल बी द सेमी वर्टिकल एंगल, और मैं बढ़ा दूं तो ये सेमी वर्टिकल एंगल, और अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो ये सेमी वर्टिकल एंगल, और ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है कितना है, तो याद करो ये 90 डिग्री है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल जो यहाँ पे बना, ये फाई बराबर कितने डिग्री आया, 90 डिग्री। अब अगर मैं इस 90 डिग्री को इस फॉर्मूले में रख दूँ तो सॉलिड एंगल कितने का आना चाहिए, सॉलिड एंगल आना चाहिए 2π ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब 2π के बराबर आना चाहिए, तो 2π ही आता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सत्य है। आई बात समझ, परम सत्य है। अच्छा, अगर अपन होल स्फीयर के लिए निकाल लें, तो होल स्फीयर के लिए जो एंगल होगा ये वाला सेमी वर्टिकल एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90, पूरा गोला गोल गया, हम घूम गया, तो 360 डिग्री हो गया ना। ठीक है, पूरे गोले के लिए ये यहाँ से यहाँ तक के लिए सेमी वर्टिकल एंगल 180 डिग्री हो गया, क्योंकि पूरा गोला 360 का हुआ, सेमी ले रहे ना अपन, सेमी, तो पूरा गोला 360 डिग्री का, इसलिए सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का, इट इज़ ऑफ 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इस फॉर्मूले में रखूँ, रो इज ओम इज इक्वल टू 2π ब्रैकेट में 1 माइनस क्या, कॉस फाई, तो ये आ जाएगा कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, -1 होने से क्या हुआ, 2π, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 आ गया, अरे ये -1 हुआ और एक माइनस प्लस कर दिया तो 1 + 1 हो गया ना, 2 हो गया। इसका मतलब एंगल कितना आ गया, 4π आ गया ना। इसका किसका आ गया, ये होल स्फीयर का, तो होल स्फीयर का सेमी वर्टिकल एंगल यही होता। अब एक चीज़ समझे यहाँ पे, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ऐसे सरफेस ले रही है कि ऐसे सरफेस ले रही है। ठीक है, तो कोई सी भी चीज़ जो कि पूरा का पूरा होगी, पूरी होगी, वो 4π एंगल ही बनाएगी। अब ये थोड़ा कठिन शब्द आया है, कठिन शब्द ये आया है कि अगर मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि एक कोण है, ठीक है, कोण है, तो वो कितने का एंगल बना रहा है, तो जैसे मान लो ये ऐसा था और ऐसा है,
तो ये कितने का एंगल बना रहा था, तो कितने का एंगल बना रहा था, 2 पाई का। अरे अभी तो बनाया ऊपर से, यही तो है ना 2 पाई। तो अगर ये इसकी जगह, ध्यान से समझना है, थोड़ा टिपिकल शब्द है ये, पूरा का पूरा टॉपिक ही थोड़ा कठिन है ये। अगर इसकी जगह ऐसा कोई शेप होता, कैसा, यूं, फिर यूं जाता और फिर यूं जाता, तो भी तो इसका एंगल 2 पाई ही होता। ठीक है, ये तो सॉलिड एंगल तो यूं में होता है ना, इसके ऊपर के शेप से क्या लेना देना। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई बोले कि पिरामिड है, पिरामिड ऐसा, ठीक है, पिरामिड ऐसे ही होता है ना, 3 डायमेंशनल होता है पिरामिड। तो यदि ये पिरामिड है तो भी उसका एंगल जो है वो कितना होगा, 2 पाई ही होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 2 पाई ही होगा, चाहे वो हेमिस्फीयर हो, चाहे वो जमीन पे पड़ा हुआ पिरामिड हो। जैसे ये जमीन पे ये भी पड़ा है, इसके ऊपर ये क्या शेप ले रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, नीचे ये पड़ा है और ऊपर जो है वो पूरा क्लोज्ड है, चाहे ये ऐसा है और ऊपर से क्लोज्ड है, या कोई भी शेप ले लो, नीचे ये ऐसा है और ऊपर से जो है ये क्लोज होता है ऐसे। हर केस में अगर ऐसा केस है तो उस वाले केस में सॉलिड एंगल वो जो ज़मीन पे बना रहा है वो 2 पाई ही होगा। ठीक है, तो फॉर एनी शेप द एंगल विल बी 2 पाई। ठीक है, चलिए अब इसको ऊपर से लिखना चालू करें। यहाँ तक ही समझाना था, अब इसके बाद फिजिक्स चालू होगी। तो ये जिसको समझ में आ गया होगा या थोड़ा भी आ गया होगा तो भी काम चल जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला हो और ये थोड़ा सा कंसेप्ट 3D का हो तो भी काम चल जाएगा। चलिए लिख लें इसको, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाए, लिख लें। और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाए, लिखें। और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाए, लिखें। और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाए, लिखें। उसके बाद ये नोट डाल लें, एनी सरफेस हैविंग ए फ्लैट बेस एंड क्लोज्ड ऑन कर्व साइड सबटेंड सॉलिड एंगल ऑफ 2 पाई एट एवरी पॉइंट ऑन द बेस। नोट डाल लें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या बोल रहा है वो, एनी सरफेस हैविंग ए फ्लैट बेस, जिसका बेस फ्लैट हो, जैसे मान लें ये फ्लैट बेस, ठीक है, और ये भी तो फ्लैट बेस है। तो अगर ये सॉलिड कुछ इधर साइड क्लोज सरफेस बनाती है, एनी सरफेस हैविंग ए फ्लैट बेस एंड क्लोज्ड ऑन कर्व्ड साइड, कर्व साइड पे क्लोज है और फ्लैट बेस है, सबस्टेंस है सॉलिड एंगल ऑफ 2 पाई, ये सॉलिड एंगल 2 पाई का बनाएगी। उसका कारण क्या है कि इसका जो एंगल बना, ये वाला एंगल, ये कितने का बनेगा, सेमी वर्टिकल एंगल जैसा बनेगा। जैसे मान लो कि मैं अगर इसको यूं खींच दूं ऊपर से, ठीक है, या यूं खींच दूं, तो हर के ये वाला हाफ एंगल, हाफ सर्कल बन रहा है ना ये, ठीक है, तो इस तरीके का बन गया ना। उसके बाद ऊपर मैंने क्या क्लोज किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से सुने, ये ऐसा बनाया, ऐसा बनाने के बाद मैंने यूं करके ऐसा कर दिया। क्या तुम इस बात से राजी हो, क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि ये कटोरी का, उल्टी कटोरी का एंगल जो है वो क्या है? तो उल्टी कटोरी का एंगल है, उल्टी कटोरी का एंगल कितना है, सॉलिड एंगल कितने का है, 2 पाई का। ठीक है, तो उल्टी कटोरी का यदि सॉलिड एंगल 2 पाई का है तो उल्टे ग्लास का भी सॉलिड एंगल 2 पाई का ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर का शेप तुम क्या ले रहे हो। ठीक है, नीचे ये फ्लैट हो गया, बस बात खत्म हो गई, फ्लैट बेस आ गया,
और ये फ्लैट बेस आ गया, और ऊपर तुमने क्या लिया इससे कोई मतलब नहीं है, हर केस में उसका आंसर जो है ये होगा। अब तुम बोलोगे कि ये फ्लैट बेस है तो फ्लैट होने के बाद सर्कल होना जरूरी है क्या? वो भी जरूरी नहीं, नीचे फ्लैट बेस होना चाहिए, ऊपर तुम कुछ भी कर लो उसके, ठीक है, यूं करके ऊपर किसी भी तरीके से बंद कर दो उसको, ऐसा कुछ बना लो, तो भी ये जमीन से टच हो रहा है ना, बस ये फ्लैट बेस है ना, तो ये सॉलिड एंगल बनाएगा। हर सॉलिड एक सॉलिड एंगल बनाता है, तो ये वाला जो है ये इस तरीके का कुछ सॉलिड एंगल बना रहा होगा, तो ये ज़मीन के साथ टच है ये, और ये अगर ज़मीन के साथ टच है तो इसका भी सॉलिड एंगल कितना है? 2 पाई। इसका भी सॉलिड एंगल कितना है? 2 पाई, ठीक है, यहाँ पे, और इसका भी सॉलिड एंगल कितना है? इट इज़ 2 पाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर क्या शेप बन रहा है, ठीक। चलिए आज अपना यहीं तक पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम कंसेप्ट सीख चुके हैं सॉलिड एंगल निकालने का, और अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको अब अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, ठीक है। तो फ्लक्स बेसिकली ऐसे ही तो फैलता है सॉलिड एंगल के रूप में सब दूर, तो ये जो फ्लक्स फैलेगा उसको हम सॉलिड एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।